हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के अल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट रिवीजन। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझना होगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। एक ऐसा करंट जो सर्टेन टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, रिवर्स कर लेता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे ये करंट है, ये फिक्स टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ये भी एक सर्टेन टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो इस चेंज और इट्स डायरेक्शन की जगह पे आप लिख सकते हैं रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे ये करंट अल्टरनेटिंग करंट नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन, इसकी वैल्यू तो भले ही चेंज हो रही है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट होगा और ये भी अल्टरनेटिंग करंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी कि मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी इसी तरह से साइन के ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। ये वी नॉट क्या बच्चों, मैक्सिमम वोल्टेज। नेक्स्ट है बच्चों एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, यानी प्योरली रजिस्टिव सर्किट। एक ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ। ये अल्टरनेटिंग सोर्स दे रखा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऐसे इस केस में हमें क्या करना होता है, करंट निकालना होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना दे रखा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू में R इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से बताइए आई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा वी नॉट अपॉन में आर इंटू में साइन ओमेगा टी। अब वी नॉट अपॉन आई को हम क्या लिख देंगे, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैं इसका फुल डेरिवेशन कराऊंगा तो इसमें पूरी डिटेल्स बताऊंगा, अभी तो हमें शॉर्ट नोट में सबको अच्छे समझना है। इसे हम क्या लिख देंगे, आई नॉट। तो अब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। और हमने यहाँ पे आई नॉट किसको लिखा है, याद रखना वी नॉट अपॉन आर को हमने क्या लिखा है, आई नॉट लिखा। ये आगे अभी पूछूंगा, बहुत काम आने वाला है। और आई आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी क्या बच्चों, वी है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप ये गौर से देखिए कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। यहाँ भी एंगल ओमेगा टी और यहाँ भी एंगल ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। अगर फेज अलग होता, एक का होता ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2 और एक का होता ओमेगा टी, तो हम ये बोलेंगे इसमें फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2 का। एक का होता पाई बाई 2 और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एक का होता ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो हम बोलते हैं इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, एंगल में डिफरेंस कितना है, पाई बाई 4 का। लेकिन यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है, तो ये बोलेंगे प्योरली रजिस्टिव सर्किट के केस में करंट और वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में होता है। दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर आप इस तरह से समझे कि करंट को आपने रेफरेंस बना लिया इस तरफ, तो जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो भी करंट के फेज में होगा। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, वो क्या होता है, करंट के ही फेज में होता है। यानी इनके बीच में फेज एंगल क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, वो क्या होता है बच्चों, जीरो। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। एक ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हो। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना लगाया हुआ, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सी हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आप लिख दें Q अपॉन में सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से Q निकाल लीजिए, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट इंटू में सी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। हमें तो करंट और वोल्टेज में कंपैरिजन करना होता है, तो हम करंट निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी क्यू बाई डी टी। इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वी नॉट सी बाहर, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट इंटू में ओमेगा सी इंटू में कॉस ओमेगा टी। इसे और स्टाइल में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी
इनटू में कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। और अच्छे से लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई नॉट। अभी मैं पूछूंगा कि जो मैंने बॉक्स किया पीछे भी और इधर भी, पीछे मैंने किया था आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, और यहाँ पे कर रहा हूँ आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा टी। एकदम ध्यान से याद रखना। तो इसे मैंने ले लिया आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और बच्चे यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, इसे साइन में बदल देते हैं। तो आई नॉट और कॉस को हम साइन में कैसे लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी कॉस ओमेगा टी होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। तो इस तरह से ये करंट आ गया बच्चों, और ये है वोल्टेज। करंट ये रहा, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप गौर से देखिए, मैं फिर से यहाँ पे करंट को लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। तो आप गौर से देखिए, इस बार वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई बाई 2 का है। और वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रहा है। तो इस केस में आप बोल सकते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, करंट लीड बाई पाई बाई 2। करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज से पाई बाई 2 डिग्री से क्या कर रहा है, एंगल से लीड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने करंट को रेफरेंस बना लिया, यहाँ पे लिख लिया आपने करंट को, करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो इस केस में जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा करंट से 90 डिग्री से लैग कर जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। देखिए एंटी क्लॉक होता तो लीड करना, और क्लॉकवाइज एंगल का मतलब होता है लैग करना, मतलब नेगेटिव एंगल। कितने एंगल से, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई 2। देखिए क्लॉकवाइज है इसलिए लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं करंट कर रहा है लीड कितने एंगल से, 90 डिग्री से, इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा होगा, इंडक्टर मतलब कॉइल, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या बच्चों, एल है। फिर से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या हो गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हम कैसे निकालते हैं, फैराडे लॉ से E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी फाई बाई डी टी लिख देंगे, इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से फाई को हम क्या लिख देंगे, एल आई। तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी टी ऑफ, यहाँ लिख देंगे एल आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एल कॉन्स्टेंट बाहर अंदर क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से डी आई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वी नॉट अपॉन में एल इनटू में ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इनटू में ये वाला डी टी चला जाएगा इधर, और फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट, डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई, कांस्टेंट टर्म बाहर, वी नॉट अपॉन में एल बाहर, साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस है, हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो आप ऐसे याद रखना कि जिसमें माइनस आए तो आप लिखना साइन 90 माइनस थीटा, अब पहले प्लस था तो आपने क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा। अब इस माइनस को अंदर कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस अंदर होगा तो ओमेगा टी पहले आ जाएगा, अब माइनस पाई बाई 2 बाद में, और इसे अगेन हम क्या लिख देंगे, आई नॉट। तो ये तीसरा आई नॉट हुआ। पहला आई नॉट क्या था बच्चों, पहला आई नॉट था वी नॉट अपॉन में आर, दूसरा आई नॉट हमने लिखा वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी, और तीसरा आई नॉट किसको लिख रहा हूँ मैं, वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, याद रखना आप है ना। तो इसको आई नॉट लिख दिया, तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस का π/2 हो गया। ये हो गया करंट। और वोल्टेज क्या है देखिए, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब गौर से देखिए इस बार करंट क्या हो रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है, यानी माइनस रहा, लैग कर रहा है। इसको ऐसे बोल सकते हैं वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अगेन हमने करंट को तो रेफरेंस ही बनाया हुआ है, तो करंट को छेड़छाड़ नहीं करें, करंट को यहीं पे रखा। और करंट का लैग करना या वोल्टेज का लीड करना एक ही बात है। करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है तो आप बोल सकते हैं इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री से लीड कर जाएगा। तो लीड करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल से लीड करेगा, 90। तो ऊपर हो जाएगा क्या, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कितने एंगल से लीड करेगा वोल्टेज, 90 डिग्री से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अभी हमने 3 बॉक्स बनाया था आई नॉट का। आई नॉट को लिखा था V नॉट अपॉन में R, V नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा C या V नॉट अपॉन में ओमेगा L। तो देखो बच्चों, ये है करंट, ये है वोल्टेज। ओम्स लॉ से I किसके इक्वल होता है, V अपॉन में R। यानी हर केस में I है, V है, I है, V है, I है, V है। तो नीचे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो 1 अपॉन ओमेगा C को क्या बोलते हैं हम, XC, यानी कि इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा। और ओमेगा L को क्या बोलते हैं हम, XL, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज के नीचे जो लिखा होगा वो रेजिस्टेंस होगा। तो ये हो गया कैपेसिटर का रेजिस्टेंस और ये हो गया इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसका नाम लिख दिया हमने XC, यानी XC किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C। और XL किसके इक्वल हो गया, ओमेगा L। नाम क्या रखा, XC का नाम रखा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और XL का नाम रखा इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोनों की SI यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, रेजिस्टेंस। ये है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस और ये क्या है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्राफ है XL का फ्रीक्वेंसी के साथ, XC का फ्रीक्वेंसी के साथ। XL किसके इक्वल था, अभी हमने देखा ओमेगा L। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में फ्रीक्वेंसी इंटू L। तो आप गौर से देखिए XL और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली रिलेशन, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये XC किसके इक्वल होता बच्चों, 1 अपॉन में ओमेगा C। तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा को लिखेंगे 2 इंटू में फ्रीक्वेंसी इंटू में C। कौन सा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्सली का। नेक्स्ट क्या बच्चों, देखिए इनफाइनाइट स्टार टॉपिक है, सीरीज LCR सर्किट। इसमें क्या होगा, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों सीरीज में जुड़ा होगा, ऐड होगा किससे, अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा होगा सीरीज में। तो देखिए इसमें हमें एक्सप्रेशन करना होगा इम्पीडेंस का। व्हाट इज इम्पीडेंस, इस पूरे LCR सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडक्ट, ये है रजिस्टर, कैपेसिटर और ये इंडक्टर। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इसका फेजर डायग्राम अगर बनाऊं, तो करंट को अगर हमने रेफरेंस बना लिया, करंट को अगर हमने रेफरेंस बना लिया, तो वोल्टेज के रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट के फेज में होगा। तो इसे हमने लिख दिया VR, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। और कैपेसिटर के केस में क्या था, हमने देखा था कैपेसिटर के केस में करंट क्या कर जाता है, लीड कर जाता है। करंट का लीड करना मतलब वोल्टेज का लैग करना, वोल्टेज का लैग करना, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लैग कर जाएगा, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। VC इधर आ जाएगा। और इंडक्टर के केस में हमने क्या देखा कि वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर गया। लीड करना मतलब ऊपर जाएगा 90 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा VL। तो हमने ये लेट कर लिया कि VL क्या है, VC से ज़्यादा, VL ग्रेटर देन क्या है, VC। ऊपर ज़्यादा नीचे कम, तो ये नेट क्या आ जाएगा, VL माइनस VC। ये हो जाएगा VL माइनस VC, इतना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना होगा, VR का, और इन दोनों का इफेक्ट तो क्या हो गया, VL माइनस VC। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा सीरीज LCR सर्किट का V। और ये एंगल क्या है, फेज, यानी कि फेज एंगल, एंगल बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट। अब हम देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं। ये जो V स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, गौर से देखिए, यहाँ से लिखते हैं। ये जो V स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर, अब प्लस में बेस क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एकदम ध्यान से देखिए बच्चों,
ये जो VL है हमने पीछे देखा, देखो VL VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू में R, तो VR किसके इक्वल हो जाएगा, सीरीज में करंट तो सेम होगा IR, VL किसके इक्वल होगा, I तो सेम होगा, इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने पीछे बताया क्या होता है XL, और VC क्या होगा I इंटू कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हमने पीछे देखा क्या था XC इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू में XL माइनस VC क्या हो जाएगा I इंटू में XC का होल स्क्वायर, अब प्लस में VR क्या होगा IR, तो I स्क्वायर इंटू में R स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो बाहर क्या कॉमन निकलेगा, बाहर निकलेगा I स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या बचेगा I स्क्वायर इंटू में R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से I स्क्वायर कॉमन लेके नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन में I स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या, यहाँ पे क्या बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर अब प्लस में R स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ले लेंगे, तो V अपॉन में I बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो ये क्या नेट वोल्टेज अपॉन में नेट करंट इन LCR सर्किट, तो नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट क्या हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, और नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट कहलाता है इम्पीडेंस, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, तो Z किसके इक्वल हो गया R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आ गया इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन Z। यहाँ पे Z क्या बच्चों इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। इस इम्पीडेंस की भी SI यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है पूरे LCR सर्किट का, तो इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट इज ओम। चाहे XC हो, चाहे XL हो, चाहे R हो, सबकी SI यूनिट क्या होगी ओम होगी। बच्चों अब अगर हम बात कर ले फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज और करंट की, तो अगर हम फाई निकालना चाहे तो क्या लिख देंगे, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है VL माइनस VC और बेस क्या है VR, तो tan फाई किसके इक्वल हो जाएगा VL यानी कि I इंटू में XL, VC मतलब I इंटू में XC अपॉन में VR का मतलब I इंटू में R, I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई किसके इक्वल हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन में R, तो फाई आप लिख सकते हैं tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन में R। यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हैं किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के भी, नेट वोल्टेज इन LCR सर्किट एंड नेट करंट इन LCR सर्किट, और Z क्या है नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, जिसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है 5 स्टार टॉपिक है रेजोनेंट LCR सर्किट। ऐसा LCR सर्किट जिसमें करंट क्या होता है मैक्सिमम, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट, यानी रेजोनेंट LCR सर्किट। बच्चों करंट को मैक्सिमम करने के लिए, अगर करंट मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस LCR सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा मिनिमम। रेजिस्टेंस कहे तो LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस को क्या होना पड़ेगा मिनिमम। और अभी अभी हमने देखा इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये चीज़ मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और Z किसके इक्वल हो जाएगा R के। तो I मैक्सिमम कब होगा, जब Z मिनिमम होगा, और Z मिनिमम कब होगा, जब XL किसके इक्वल हो जाए XC के इक्वल। एक्सेल का फॉर्मूला हमने देखा था क्या था, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और XC किसके इक्वल था 1 अपॉन में ओमेगा C। इसको इधर भेजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC, तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखना होगा। इसे हम बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल टू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो गया 1/2π√LC। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये क्या हो गया सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इन LCR सर्किट। नेक्स्ट है बच्चों एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं, आपको रिजल्ट बस याद रखना। आई एवरेज अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है 2/π इंटू में मैक्सिमम करंट। ये एक कांस्टेंट करंट है, याद रखना। आई एवरेज क्या होता है एक कांस्टेंट करंट है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.67 इंटू में I0, यानी आई एवरेज जो होता है वो क्या होता है 67% ऑफ मैक्सिमम करंट होता है। यानी अगर मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है तो ये कितना होगा 6.7 एम्पियर। और IRMS क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये भी एक कांस्टेंट करंट है। ये किसके इक्वल होता है बच्चों याद रखना I0/√2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हम इफेक्टिव भी बोलते हैं, आई इफेक्टिव भी बोलते हैं या फिर IRMS भी बोलते हैं। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो IRMS किसके इक्वल आ जाता है 0.707 ऑफ I0, यानी IRMS किसके इक्वल होता है 70% ऑफ मैक्सिमम करंट। अगर इसमें बोले तो मैक्सिमम करंट से थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा बताइए IRMS, ये हो जाएगा IRMS। और उससे भी थोड़ा कम कौन हो जाएगा आई एवरेज, ये हो जाएगा आई एवरेज। और बच्चों बिल्कुल उसी तरह से वी एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा वी एवरेज हो जाएगा 2/π इंटू में V0, यानी वी एवरेज हो जाएगा बच्चों 0.67 ऑफ V0। और VRMS किसके इक्वल हो जाएगा V0/√2। याद रखना IRMS और VRMS को V इफेक्टिव भी बोलते हैं। ये भी किसके इक्वल होता है V0/√2। जो एक छोटा सा नोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई इलेक्ट्रिक लैंप है, कोई इलेक्ट्रिक गीजर है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, उसमें लिखा होगा रेटेड, उसका दे रखा रेटेड क्या किया हुआ 220 वोल्ट 110 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट जो दिया होता है याद रखना ये VRMS दिया होता है। कान खोल के सुन लीजिए क्या दिया होता है VRMS दे रखा होता है। देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर। इसे मैं दो तरह से पढ़ाऊंगा बच्चों, दो तरीके से इसको डिफाइन भी कराऊंगा, एकदम अच्छे समझिए। पहला तरीका क्या क्वालिटी फैक्टर रेशियो होता है किसका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। यानी क्या मैं किसी एक को लेके देखता हूँ दोनों में सेम रिजल्ट ही आएगा। तो VL/VR ये आ जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर किसके VL को क्या लिखेंगे I इंटू में XL, I इंटू में XL, और VR को क्या लिखेंगे I इंटू में R। I से I कट जाएगा तो Q इज इक्वल टू XL को हम क्या लिखते हैं ओमेगा इंटू में L/, में ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा, ध्यान से याद करो बच्चों, I इज इक्वल टू ओमेगा किसके इक्वल था 1/, में √LC। अभी पीछे हमने देखा सीरीज रेजोनेंट सर्किट में, तो ओमेगा की जगह लिख देते हैं 1/, में √L इंटू में C इंटू में L/, में R। तो Q इज इक्वल टू इस L को लिख सकते हैं √L इंटू में √L/, में इसे लिख सकते हैं √L इंटू में √C इंटू में R। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा बच्चों 1/R अलग, ये दोनों रूट में है तो एक साथ रूट लगा दीजिए L/, में C। तो ये क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट आ गया 1/R √L/C। ज़्यादा क्वालिटी अच्छे रेजोनेंट सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए ज़्यादा। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होने के लिए R को क्या होना पड़ेगा कम, R को होना पड़ेगा कम और L को होना पड़ेगा ज़्यादा। ये चीज़ आप याद रखना और C को कांस्टेंट रख सकते हैं। ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। आप VC से भी करते तो यही रिजल्ट आता 1/R √L/C। देखिए नेक्स्ट है बच्चों कैपेसिटर ब्लॉक DC। कैपेसिटर क्या करता है DC को ब्लॉक कर देता है। अगर हम DC करंट की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होती है 0। तो XC किसके इक्वल हो जाएगा 1/, में
एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी, 1 अपॉन में ओमेगा को लेकर 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी इंटू में सी और समथिंग अपॉन में 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो उसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा लगभग 0 हो जाएगा। तो यानी कि बैटरी वाला जो करंट डायरेक्ट करंट होता है उसके वो कैपेसिटर से होकर जाएगा ही नहीं। अगर ये करंट आई आ रहा है तो कैपेसिटर से ब्लॉक कर देगा, इधर आने ही नहीं देगा, सारा करंट ऊपर चला जाएगा दूसरे रजिस्टर पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद सीरीज एलसीआर सर्किट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 स्टार इस पे लगा सकते हैं। देखिए एवरेज पावर हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान। उसके लिए मैं आपको सीरीज एलसीआर सर्किट का ये डायग्राम बना देता हूँ जो हमने पीछे बनाया था। ये करंट था बच्चों, इसमें नेट वोल्टेज ये था नेट वोल्टेज V, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या था फाई, यानी नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में एंगल क्या था फाई। अब देख लीजिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे पावर। पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt। तो dW किसके इक्वल हो जाएगा, पावर इंटू में dt। तो dW हो जाएगा पावर किसके इक्वल होता है, वोल्टेज इंटू में करंट इंटू में dt। तो dW हो जाएगा वोल्टेज। याद कीजिए इसमें, अब देखो ध्यान से, इस केस में जो वोल्टेज है वो करंट से क्या हो रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो मैं V को क्या लिखूंगा, V0 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, क्योंकि वोल्टेज करंट से फाई एंगल से लीड कर रहा है। और आई को क्या लिख दूंगा, I0 साइन ओमेगा टी इंटू में dt। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। dw का इंटीग्रेशन w, V0 कांस्टेंट बाहर, I0 कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बच गया, यहाँ बचा साइन ओमेगा टी प्लस में फाई इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू में dt। अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट लगाऊंगा किसका, साइन x इंटू में साइन y की आइडेंटिटी। ये होता है 1/2 कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो w इज इक्वल टू V0 I0, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये क्या हो जाए, 1/2 का 2 इधर लिख देते हैं, और एक बार क्या हो जाएगा कॉस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी कट जाए, फिर बचेगा फाई, फिर बीच में लिखेंगे माइनस, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस में फाई इंटू में dt फॉर कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर t तक। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या करना होगा हमें, ध्यान से देखिए। कंप्लीट साइकिल के लिए चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, उसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों 0। तो आपको ये इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख देंगे फॉर कंप्लीट साइकिल कॉस और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है। तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा, W किसके इक्वल आ जाएगा, V0 I0/2, और ये सिर्फ क्या बचेगा अंदर, कॉस फाई इंटू में dt। ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 कंप्लीट साइकिल के लिए, ये हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू V0 I0/2 कॉस फाई भी कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t फ्रॉम 0 से लेकर t। तो W किसके इक्वल हो जाएगा, V0 और 2 को लिख सकते हैं हम √2 I0 अपॉन में √2 इंटू में कॉस फाई, और d इसमें अपर लिमिट डालिए तो t, लोअर लिमिट डालिए तो 0, ये आ जाएगा। t को नीचे भेज दें तो w अपॉन में t, V0 अपॉन √2 क्या हो जाएगा VRMS, और I0 अपॉन √2 क्या हो जाएगा IRMS इंटू में कॉस फाई, और नेट वर्क डन अपॉन में टाइम क्या हो गया, एवरेज पावर हो गया VRMS IRMS इंटू में कॉस फाई। ये आ गया सीरीज एलसीआर सर्किट का एवरेज पावर, जहां पे कॉस फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, इसे बोलते हैं हम पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, एवरेज पावर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव, अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। देखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, करंट से 90 डिग्री से लीड कर जाता है, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, π/2। तो cos π/2 क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में पावर क्या हो जाएगा 0, अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा ड्राइव करना होगा सेम उसी तरीके से। पावर किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt, बहुत आसानी से हो जाएगा।
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर इंटू में डी टी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर को हम क्या लिखेंगे, वी इंटू आई इंटू में डी टी। तो डी डब्ल्यू इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या कर जाता है, लीड, वोल्टेज क्या कर जाता है, लीड कर जाता है 90 डिग्री से। तब वोल्टेज को लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। देखिए ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है। और करंट को क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये वाला अलग से लिख दीजिए, साइन ओमेगा टी और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसे लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी। 2 का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और 2 का क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, सो दैट एक आइडेंटिटी बन जाएगा। आप गौर से देखिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2 और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेट, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, वी नॉट बाहर, आई नॉट बाहर, अपॉन 2 बाहर, और ये 0 से टी कंप्लीट साइकिल के लिए साइन 2 ओमेगा टी। इसे इंटीग्रेट करके आपको दिखाना होगा कि ये 0 ही आएगा। W इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक। तो W इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन में 4 ओमेगा, एक बार अपर लिमिट टी की जगह कैपिटल टी, कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा कॉस 0। तो W इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन में 4 ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड इंटू टाइम पीरियड। अब कॉस 0 कितना होता है 1, ये इससे कट गया, यहाँ पे आ गया कॉस 4 पाई। कॉस 4 पाई भी बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, वी नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा। अब कॉस 4 पाई भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो वर्क डन क्या आ गया 0। तो वर्क डन 0, तो एवरेज पावर वर्क डन अपॉन में टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है बच्चों, आप कैसे पहचानोगे न्यूमेरिकल में कि सर्किट क्या है, रेजोनेंट सर्किट है। तो ये 5 कंडीशन आपको याद रखना है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, और दूसरा नेट वोल्टेज और नेट करंट आर इन सेम फेज, इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाए रेजिस्टेंस के, या फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज क्या हो जाए 5, या फिर अभी आगे पढ़ाऊंगा पावर फैक्टर किसके इक्वल हो जाए 1 के इक्वल हो जाए। तो एक और फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, वो आपको याद रखना है। क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, जितना ज़्यादा बैंडविड्थ कम होगा ये शार्पनेस सर्किट का उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला एक आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ, ये भी आपको याद रखना बैंडविड्थ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, और करंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए Z को देखिए, Z का ये फॉर्मूला आ गया, XL को ओमेगा L, XC को 1 अपॉन में ओमेगा C। तो देखो जब ओमेगा 0 की तरफ टेंड करेगा, जब ओमेगा 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये समथिंग अपॉन में 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन यानी Z किसकी तरफ टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, Z टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग अपॉन में 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी ओमेगा जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो Z किधर टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो Z भाग जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। उसके बाद अगर ओमेगा इधर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, जब ओमेगा क्या होगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी होगा, तो अगेन Z क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से Z किस तरफ टेंड करेगा इन्फिनिटी, यानी ये जब बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और जब ओमेगा आर यानी कि रेजोनेंट कंडीशन में क्या हो जाएगा XL XC के इक्वल हो जाएगा, और इम्पीडेंस सबसे कम होगा, रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, ये आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इम्पीडेंस का किसके साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, और
और इस पॉइंट पर बच्चों क्या होगा, Z किसके इक्वल होगा, R के। रेजोनेंट कंडीशन पर इम्पीडेंस किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। और अगर हम करंट का बनाए तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा वहाँ पर करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। वहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। और जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगा वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका उल्टा ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, यानी कि एक ग्राफ करंट का बन जाएगा इस तरह से। अगर दो अलग अलग रजिस्टर है तब भी यही ग्राफ बनेगा। और बाकी दोनों के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/√LC। और अगर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, R1 अगर R2 से कम है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट क्या होगा, ज़्यादा। इसका करंट ज़्यादा है तो ये हो जाए इसका रेजिस्टेंस कम, यानी R1। इसका करंट आप गौर से देखिए, इसका करंट अगर कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका रेजिस्टेंस होगा R2 और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1।